दोस्तों, आप देख रहे हैं सियासी अड्डा और आज हमारे साथ मौजूद हैं बिहार की सियासत में एक बेबाक और अहम आवाज़ एआईएमआईएम बिहार प्रदेश अध्यक्ष जनाब अख्तरुल ईमान साहब। जनाब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। आज हम आपसे कुछ ऐसे सवाल करने वाले हैं जो सिर्फ सियासत से जुड़े सवाल नहीं हैं, बल्कि बिहार और देश की सियासत में एआईएमआईएम के आने वाले सफ़र, पार्टी की रणनीति, संगठन, गठबंधन और 2030 के मिशन से जुड़े बेहद अहम सवाल हैं। कुछ सवाल शायद थोड़े तीखे भी होंगे, कुछ सवाल पार्टी के अंदरूनी मामलों से जुड़े होंगे और कुछ ऐसे होंगे जिनका जवाब शायद बहुत से कार्यकर्ता और समर्थक लंबे समय से जानना चाहते हैं। लेकिन हमारा मकसद किसी की दिल आज़ारी करना नहीं, बल्कि सवाल पूछना और जवाब जनता तक पहुंचाना है। तो जनाब अख्तरुल ईमान साहब, अगर इजाज़त हो तो शुरू करते हैं आज के ये 7 बड़े और सीधे बेबाक और अहम सवाल। तो जनाब अख्तरुल ईमान साहब, अगर इजाज़त हो तो शुरू करते हैं आज के ये 7 बड़े और सीधे बेबाक और अहम सवाल। सबसे पहला सवाल कि 2020 के विधानसभा चुनाव में भी एमआईएम बिहार में 5 सीट पर कामयाब हुई थी और 2025 में 5 सीट पर कामयाब हुई थी और 2025 में भी एमआईएम बिहार में 5 सीटों पर ही कामयाब हो पाई। तो 5 सीटों का सिलसिला ये बरकरार रहेगा, ये इसे निकाल करके ये 25 से 30 में भी बदलेगा? इस पर आप क्या कहेंगे जनाब? एक तो ये है कि आपसे हमारा राब्ता मुसलसल नहीं है, मुनक़ता हो रहा है। जी जी। और इन हालात में वो ठीक से हो पाएगी ये शायद मुमकिन नहीं है। ताहम मैं आपको बता दूं जी जी कि एमआईएम की जो यहाँ पर बिहार में एमआईएम के आने की तारीख है बहुत लंबी नहीं है। जी 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 2015 में एमआईएम है और एक अजनबी पार्टी और एक इलाका जी जी जो पूरे तौर पर सोकॉल का गढ़ रहा हो, जी जी जो फिरका परस्तों के बिलमुकाबिल का सामान इन्हीं में तलाश कर रहा हो, उसके दरमियान में एमआईएम ने जो अपना काम शुरू किया है, तो मैं समझता हूँ ये कलील मुद्दत में सीमांचल के लोगों ने पार्टी की बड़ी कदरदानी की। जी जी बिलखुसूस आप जी 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 आप देखें कि 2015 में हम लोगों ने शुरुआत की थी और अल्लाह का शुक्र है कि 2019 में ही हमारे एमएलए पहली बार जीत कर गए। 2020 में हम लोग 10-12 सीटों पे लड़े और 5 पे कामयाबी हम लोगों ने हासिल जी जी और फिर आप देखेंगे कि 2025 इसमें हम 28 सीटों पे जी जी लगभग सब पर लड़े थे, उसमें से कई लोगों के नॉमिनेशन कैंसिल हो गए थे, तो समझिए उससे कुछ कम और उसमें हमें खातिर खा कार्यकर्ता मिली। और आप ये कह रहे हैं कि क्या आगे भी बढ़ पाएंगे, तो हमारे एक जीते को कटिहार में आदिल हुसैन एडवोकेट साहब को वहां समझिए हरा दिया गया, जिसका ऐलान कर दिया गया था और उसको 250-300 वोट से शिकस्त। आपने देखा होगा, यानी वो जीते हुए प्रत्याशी थे, यानी वो जीते हुए प्रत्याशी थे। जी बिल्कुल, जी 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 बिल्कुल, उन्होंने शरारत करके आप देखेंगे कि ठाकुरगंज में राजद की वजह से हमारी पार्टी हार गई, सिर्फ 7,000 वोटों से हार गई। आप देखेंगे कि अररिया में भी हम जीत के करीब हो रहे थे, अफवाहों ने हमको किया। आप देखेंगे कस्बा में भी मेरे कैंडिडेट ने अच्छे खासे वोट लाए। तो ये है कि हम दिन ब दिन हम इजाफे की तरफ जा रहे हैं, हम मायूस नहीं है। जी जी और हम मुखालिफ में अपनी कश्ती चला रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर पुरानी पार्टियां हैं, सरकारी पार्टियां हैं, ऐसी पार्टियां हैं जिन्होंने सरकारें चलाई हैं, उनकी जड़ें काफी मजबूत हैं। तो इस वक्त ये मुकाबला हम लोग कर रहे हैं। तो हम लोगों को मसला ये है कि अल्लाह का बड़ा करम और एहसान है, गरीबों की, दलितों की, मजदूरों की हमको हिमायत मिली है, परदेश करने वाले नौजवानों की हिमायत मिली है। उनको ये महसूस हुआ है एक लंबे अरसे के बाद बिहार की असेंबली में दलितों के और अक़लियतों के बारे में तो बिल्कुल बेबाकाना तौर पर बात उठाने का काम किया है, वो एमआईएम ने किया है। सीमांचल का एक खित्ता जो हालिया नीतीश कुमार जी की सरकार में जात पर मबनी जो शुमार हुआ, उसके आदाद और शुमार की रोशनी भी देखेंगे कि पूरे बिहार के अंदर में खत अफलास से नीचे रहने वालों की जिंदगी सबसे ज्यादा सीमांचल में, पलायन यानी हिजरत के मजदूरों की तादाद सबसे ज्यादा यहाँ है। और आप देखेंगे कि सरकारी में इनकी हिस्सेदारी सबसे कम है। सैलाब की तबाहकारियां भी
और इसका असर लोगों की समाजी, तालीमी, मुआशी जिंदगी पे ऐसा पड़ा है कि फीकस आमदनी भी बिहार के दूसरे अजला की बनिस्बत का कम है। तो इन तमाम तर मुद्दों पर अगर एड्रेस किसी ने किया तो एमआईएम ने किया। बिल्कुल। चाहे उर्दू का मसला हो, चाहे मुसलमानों के दूसरे मसाइल हो, मुसलमानों की नौकरी में हिस्सेदारी का मसला हो, मदारिस के मसाइल हो, समांचल में की तबाहकारियां हो, या फिर हुकूमतों की शरारत के नतीजे में बिहार के किसी भी खित्ते में मुसलमानों के साथ जब मौक़िफ़ हुई है या दलितों का कोई मसला आया है, चाहे वो बिहार शरीफ का मामला हो, चाहे वो दरभंगा का मामला हो, चाहे छपड़ा का मामला हो, जहाँ लिंचिंग के वाकयात हुए हैं, उस पर अगर किसी ने बढ़कर काम किया, उसकी आवाज उठाई है, तो उस पर एमआईएम ने उठाई है। इसलिए हम अपने मुस्तकबिल को लेकर बहुत ही पुरुम्मीद है, हम मायूस नहीं है। और आप देखेंगे कि हमने 8 जगहों पर पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ा, तो हम फतेह खां यहाँ पर 3 लाख वोट, मतलब 3 लाख से 7,000 हम लोग वोट लेके आए, और बहुत जगहों पर हम लोगों का मुजाहरा रहा ठीक, कुछ जगहों पर हमारी हालत अच्छी नहीं रही। लेकिन बिहार में चूंकि सेकुलर वोटों पर, बिल्कुल मुसलमानों पर, खासकर मुस्लिम वोटों पर ये खौफ तारी है बीजेपी का, यकीन है, इससे नफरत भी करते हैं, खौफ भी करते हैं। आगे भी ये सवाल आ रहा है जनाब अख्तरुल ईमान साहब, आगे भी इसी टाइप का सवाल आ रहा है। अगर इजाजत हो तो एक दूसरा सवाल और करें इसमें। आप सवाल कर सकते हैं, बोलिए। हाँ, सवाल दूसरा ये है कि बिहार में कोई बड़ी पार्टी आपके साथ गठबंधन नहीं किया, दूसरे स्टेट में भी कोई मजबूत पार्टी आपके साथ गठबंधन नहीं करती, इसके पीछे मुख्य वजह क्या है जनाब? ये तो आप बताएंगे, आपको पता नहीं है इस बात का कि मुसलमानों के वोट को हर कोई लेना चाहता है, इसके दरमियान में क़यादत उसने की कोई इजाजत नहीं देना चाहता। 2015 से ही हमारी मुसलसल कोशिश रही कि हम गठबंधन करें। 2000 का भी हमने मुजाहिरा जो किया है, तो आपने देखा होगा कि ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस बनाकर, जिसमें हमारे साथ यादव जी भी थे, हमारे साथ कुशवाहा जी भी, उपेंद्र कुशवाहा साहब को हम लोगों ने अपना लीडर बनाया था। हम लोगों ने गठबंधन बनाने की कोशिश की, और आपका हावड़ा अगर वो है, मजबूत है, तो आपको याद होना चाहिए, क्योंकि पूरी दुनिया ने देखा है इसको, कि हम लोगों ने 2025 के इलेक्शन से पहले हम लोगों ने कितनी अपने तौर पर हत्तल मकदूर कोशिश की कि हमको गठबंधन में शामिल किया। जी, आपने कहा भी है, ये आप लोग भी, मैंने देखा, सही बात है आपकी। बिल्कुल। हमारे खतूत का जब लीडरों ने इनकार किया, तो हमने ढोल बाजे के साथ बजा दिया, जिसको आप लोगों ने चलाया होगा। हाँ, नहीं, बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ जनाब, ये आखिर ये लोग आपसे गठबंधन क्यों नहीं करने, और इसके पीछे मतलब मुख्य वजह क्या हो सकती है? जैसे कुछ आपको इसके बारे में कुछ मतलब क्या वजह हो सकती है जो ये नहीं करना चाहते? मुझे माफ कीजिएगा, गांव की उस गरीब बेवा की खूबसूरत बेटी से आंखें हर कोई लड़ाना चाहता है, निकाह में कोई नहीं लाना चाहता। ठीक वही हाल कि मुसलमानों को वोट को हर कोई ललचाई हुई नजर से देखता है, लेकिन मुसलमान क़यादत में अगर इक़्तिदार बन जाए, इसके लिए कोई गवारा नहीं करता है। और हमारी कोशिश यही है, अपने तुम पर विश्वास किया, मेरे बाप ने विश्वास किया, हम तुम्हारे ही साथ चले, हमने सारी कुर्बानियां देकर तख्त-ओ-ताज का मालिक तुमको बनाया। लेकिन सचर कमेटी, रंगनाथ मशीरा कमीशन, गोपाल सिंह पैनल की सारी रिपोर्ट ये कहती है कि मुसलमान आजादी के बाद हाशिम आ गया है, उनकी सियासी हिस्सेदारी भी हाशिम हो गई है, मुआशी एतबार से कमजोर हो गया है, सरकारी मुलाजमतों में उसकी हिस्सेदारी कम हो गई है। अभी बिहार में आदाद शुमार की रोशनी में जात पर मबनी जो शुमार हुआ है नीतीश कुमार के जमाने में, आप देखेंगे कि बिहार की आबादी 13 करोड़ की होगी। 13 करोड़ की आबादी में 20,49,000 लोगों को सरकारी मुलाजमत मिली हुई है। आप बड़ी जात के लोगों को देखें, आप उसमें हमारे भूमिहार भाइयों को देखें, उनकी 37 लाख आबादी है, नौकरी में हिस्सेदारी उनकी 58,000 होती है। जी मोहतरम अख्तरुल ईमान साहब, एक सवाल और भी आपसे है कि बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जिस सीट से चुनाव लड़ते थे, उस सीट पर प्रशांत किशोर ने अपनी जीत दर्ज की, इसके पीछे के मुख्य वजह क्या रहे? क्या बीजेपी बिहार में कमजोर हो रही है, या इसके पीछे कुछ और भी वजह है? नहीं, उसमें कई वजूहात हैं। एक तो ये है कि पीके साहब जो जीते हैं तो उसकी अपनी काविशें थी, लेकिन अगर वहाँ का दयानतदाराना और जमीनी हकायक पर मबनी तज्जिया करेंगे तो आप पाएंगे कि बीजेपी ने जो कैंडिडेट दिया था, वो कैंडिडेट भी उस लायक नहीं था कि वो पीके साहब के मुकाबले में खड़े हो, जिस वजह से भी बीजेपी के लोगों को
बीजेपी के साथ कोई वो मोहब्बत बाकी नहीं रही, बल्कि बेजारी रही। दूसरी बड़ी वजह ये थी कि वहां पर जो मजबूती से लड़ते थे उसके खिलाफ वो राजद लड़ती थी। लेकिन राजद ने अपने उम्मीदवार को तो खड़ा किया, लेकिन न जाने क्यों राजद को जिस तरह से अपने उम्मीदवार की मदद करनी चाहिए थी, या फिर राजद का उम्मीदवार नहीं थी वो खातून, बल्कि वो गठबंधन की उम्मीदवार थी। तो गठबंधन में जो पार्टियां उनकी थी, उन लोगों का शिकवा ये है कि कांग्रेस भी कहती है और लेफ्ट की पार्टियां भी कहती हैं कि भाई अगर गठबंधन का उम्मीदवार उन्होंने दिया तो हम लोगों से राब्ता कायम करना चाहिए था और हम लोग भी मैदान में उतरते, लेकिन राजद के किसी लीडर ने हम लोगों से कोई राब्ता कायम नहीं किया। तो बिन बुलाए हम मेहमान क्यों बनते? तो एक तरफ गठबंधन की तरफ से मुनासिब उम्मीदवार नहीं दिया जाना, या फिर इलेक्शन के तय बहुत ही जिम्मेदाराना रोल अदा किया जाना, बीजेपी का वो उम्मीदवार का पीके साहब के मुकाबले में नाअहल होना। और तीसरी बात यह है कि मुसलमानों के दिल में एक ही बात होती है कि साहब बीजेपी को कौन हरा पाएगा, तो मुसलमानों ने भी इसकी मदद कर दी, है ना। ये वजूहात हैं जीतने के, तो ये कई वजूहात है जीतने के। तो अब ये है कि अच्छा, हालात जो हम लोग महसूस कर रहे हैं जी। अच्छा, एक सवाल और आपसे मैं पूछना चाहता हूं जनाब कि 2025 के चुनाव में आरजेडी काफी कमजोर हो गई है, लोगों का भरोसा एमआईएम की तरफ बढ़ा है। तो 2030 के बिहार विधानसभा के चुनाव में आप ऐसी कौन सी रणनीति बनाएंगे कि लोग आरजेडी छोड़कर एमआईएम की तरफ मुंह कर जाएं? उसके लिए आपके पास क्या प्लानिंग है जनाब? भाई हम लोग की रणनीति, हम लोग साफ साफ सियासत करते हैं जी। हम लोग साफ साफ सियासत करते हैं जी। हम किसी के खिलाफ मंसूबा साजी नहीं करते। शुरू दिन से हमारा वो रहा कि इसको हम कमजोरों के हुकूक की बात करते हैं, हम दलितों के हुकूक की बात करते हैं। यही हमारी कोशिशों और काबिशों का वो है, महवर है। और हम उम्मीद करते हैं कि हम पहले से बेहतर करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो एमएलएज हैं उनकी कारकर्दगी जो रही है जी। हम बड़ी मजबूती के साथ इस वक्त असेंबली के दरमियान में अपोजिशन की आवाज बने हुए हैं। अच्छा, और मैं समझता हूँ कि और जितने भी मसाइल हो रहे हैं हमारी पार्टी बिल्कुल बेबाकाना तौर पर हुकूमत के आंख में आंख डालकर, आप देख लेंगे पिछला, अगर आपके सामने में नक्शा हो तो पिछला आप देख लें, बजट सेशन को देख लें आप, हालिया सेशन को आप देख लें, या दूसरा मसला अभी बिहार में सुलगते हुए मसाइल है, सैलाब का मसला है, हम लोग यहाँ पर बात उठा रहे हैं, सड़कों की तामीर नहीं हो पा रही है, अभी उर्दू के मसाइल हैं, उर्दू का अभी जो कॉलेजेस में उर्दू की बहाली नहीं हो रही है, तो ये सारे मसाइल हैं, ये सारे आवाज आप लोग उठा रहे हैं यानी। हाँ, उसकी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है जी। अच्छा एक ये भी मैं एक सवाल और आ रहा है कि बिहार के बाद बंगाल धीरे धीरे बीजेपी का वर्चस्व और क्षेत्र बढ़ता जा रहा है। इंडिया गठबंधन और बीजेपी का एनडीए गठबंधन को रोकने में नाकामयाब रही है। उसी कंडीशन में एमआईएम पार्टी क्या कोई ऐसा गठबंधन नहीं बन सकती जो बीजेपी को रोकने का काम करे? इस पे आप क्या कहना चाहेंगे जनाब? नहीं, हम लोग तो हमेशा, हम लोगों ने अभी देखिए यूपी में हमारी पार्टी काम कर रही है जी। हमारे नेता चीख कर कह रहे हैं कि साहब हम सेकुलर ताकतों के साथ हम मुत्तहिद होने के लिए तैयार हैं। आप बंगाल का जो सियासी मंजरनामा इस वक्त देख रहे हैं जी। जरा माजी की तरफ लौटिए। नीतीश कुमार साहब ने ऑल इंडिया बीजेपी के मुखालिफ एक वो बना महाज बनाया जी। और उस महाज को कौन बनने नहीं दिया, आप देख लीजिए। उस महाज को अगर पंक्चर किसी ने किया जी, तो उसमें वो थी आपकी ममता बनर्जी साहब जी, है ना जी। अगर मैं समझता हूँ कि जितनी फास्ट गलती हुई है सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियों से, या समाजवादी धारा की जो पार्टियां हैं, अगर उस वक्त नीतीश कुमार जी का मामला ये था कि वो आधा बीजेपी आधा सेकुलर, वो तो आधा काम करते रहे, लेकिन वो चाह रहे थे कि कहीं न कहीं से एक महाज बने। उस महाज के लिए उसने लालू से भी कुर्बत हासिल की, कांग्रेस से भी कुर्बत हासिल की, ममता बनर्जी को भी बुलाया, सारे लोगों को उसने जोड़ने का काम एक प्लेटफॉर्म पर खड़ा किया। लेकिन उसके कन्वीनरशिप को इन्हीं पार्टियों ने, जो सेकुलर पार्टियां हैं, उन्होंने मानने से इनकार कर दिया। नतीजा ये हुआ कि उस महाज को लोग बना के रख भी नहीं सके और नीतीश कुमार को नजरअंदाज भी किया। उस महाज को तोड़ देने का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है आज इन लोगों को। अगर उस महाज को लोग
बनाए रखते, जी 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 बीजेपी का बिल्कुल मुकाबला बहुत आसानी से कर सकते थे। जी जी। अच्छा एक किसको ये फिक्र है कि कारवा का क्या हुआ? जी हर जी कोई लड़ रहा है कि सरदार कौन है। ये लोग बेशक सरदारी की बेशक लड़ाई लड़ते। बेशक ये बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल बिल्कुल ईमानदाराना तौर बिल्कुल पर। जायज है, बिल्कुल सही आप फरमाए। हाँ, अच्छा एक सवाल है, हाँ, एक सवाल और है कि जो मुझे नहीं पूछना चाहिए था, यानी ये सवाल ऐसा है जो मैं नहीं पूछना चाहता हूं, लेकिन ये पार्टी का अंदरूनी मामला है। लेकिन एक सवाल यूपी और बिहार के कार्यकर्ताओं जो पार्टी के अंदर ये चल रही है कि क्या उत्तर प्रदेश और बिहार का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो एमआईएम पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी में बतौर पदाधिकारी अपनी जगह बना सके? इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे जनाब? नहीं, हमारी पार्टी अभी तो इब्तदाई दौर से गुजर रही है। तो हमारी पार्टी, हमारे जो कौमी लीडर हैं वो बराह रास्त स्टेट के लोगों से बात करते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल के पदाधिकारियों से बात करते हैं। तो जाहिर है कि उनके मशवरे से ही तो काम होता है। हाँ, और क्या चाहते हैं? लेकिन राष्ट्रीय कार्यकारिणी में कोई उस पदाधिकारी मतलब अपनी जगह नहीं बना पाया है, क्यों? अरे सुनिए, राष्ट्रीय कार्यकारिणी जिन पार्टियों ने बना के रखी हुई है उनको पूछ लीजिए कि अपने मेंबरों से क्या क्या मशवरा करती है ना? भले ही एलानिया तौर पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी हमारी नहीं बनी हुई है, लेकिन हमारे लीडर तो सारा मशवरा स्टेट के लोगों से करके ही कदम आगे बढ़ाते हैं। खुद मैं बिहार का गवाह हूँ कि बिहार के तमाम तर मामला में बिहार की टीम ने जैसा कोई मशवरा दिया, हमारे सदर ने उसको ओके किया। यही तो कार्यकारिणी का काम तो यही है। जी जी जी। अच्छा लेकिन यही मतलब लोग हमारे अंदर क्या मतलब एक कार्यकर्ताओं में भी ये सवाल उठता है कि आखिर वजह क्या है कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी में मतलब कोई पदाधिकारी अभी तक जगह नहीं बना पाया। ये चीज ये बहुत लोगों में सवाल पैदा कर रहा है जनाब। नहीं, वो सवाल पैदा कर सकता हो, लेकिन ये बात समझ लीजिए आप कि मौजूदा वक्त का जो समाजी सूरत हाल है उसमें के लिए लाजिम है कि अपने आमीर की अताअत करें। जी जी। पार्टियां उसी वक्त चल सकती हैं। बहुत ज्यादा मिसाली बनने की जरूरत कि हम नीचे के वर्करों से पूछते हैं, ये लोग बात करते हैं, लेकिन ऐसा कोई करते नहीं। लेकिन हमारी पार्टी का भले ही डिक्लेरेशन नहीं हो गए कि हमारी ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी है, लेकिन हमारे स्टेट के तमाम तर जिम्मेदारों से हमारे सदर फैसला करके ही कोई काम आगे बढ़ाया करते हैं। जी। अच्छा एक यकीन है कि बहुत सारे मसाइल में हम लोग से मशवरा करते हैं। जी 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 जी। अच्छा एक अब आखिरी सवाल है जो ये मैं आपसे आखिरी सवाल पूछना चाहता हूं कि एक बड़ा सवाल जो मेरे दिलो दिमाग में आता है कि क्या कभी ओवैसी साहब के परिवार के बाहर कभी कोई एमआईएम पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना है? मैं समझता हूं कि आप इस पर जरूर जवाब देंगे, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं कह रहा हूं ये दुनिया अहलियत की दुनिया है, सलाहियत की दुनिया है जी, है ना? उससे अगर हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से अच्छी सलाहियत के लोग आ जाएंगे, यकीनन है कि उसको कबूल करेंगे लोग। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि ये हमारी मीरास है। उन्होंने ये हमेशा कहा है कि साहब ये अवाम की अमानत है ना? इस अवाम की अमानत को संभालने के लिए वो है तो वो चला रहे हैं। हाँ लेकिन अभी तक राष्ट्रीय मतलब उनके परिवार में कभी कोई एमआईएम पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना ही नहीं है, मतलब इतना दिनों से। मैं समझता हूँ कि मतलब इस बारे में कुछ खुलासा आप कर सकते हैं। जुम्मा 8 दिन तो हुआ ही नहीं राष्ट्रीय स्तर पर। पार्टी निकली कब है? 2014 में निकली है पार्टी, हैदराबाद की संगीन वादियों से बाहर निकली है। तो अभी तो जुम्मा 8 दिन नहीं हुआ साहब, तो आप राष्ट्रीय, मैं कह रहा हूँ अच्छा ये आप लकीर मिटाने की बात क्यों करते हैं? लकीर को लंबी कर दीजिए। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से ज्यादा मकबूल कोई लीडर ला दीजिए, बैरिस्टर साहब पीछे हो जाएंगे। बैरिस्टर साहब ने कभी नहीं कहा कि ये हमारे अब्बा की मीरास है। उन्होंने हमेशा कहा कि ये आवाम की अमानत है, आवाम फैसला करेगी। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। दावा पेश किया तो उसका नाम ही बता दीजिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया। बनने नहीं दिया गया। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कोई आपकी बात बिल्कुल सही है जनाब। लेकिन वही चीज जो है ना, बहुत लोग ऐसे सवाल पूछते रहते हैं। तो मैं सोचा जब गुफ्तगू हो, जब सुनिए जनाब आली, जब भी कोई गुफ्तगू हो और गुफ्तगू में लेकिन अगर और मगर लगा दिया जाता है तो गुफ्तगू के हकीकी असरात ज़ाहिर हो जाते हैं। बिल्कुल मामला ये है कि आप ये बताइए कि किसी ने कौमी सदारत के लिए अपना वो क्या दावा किया, पेश किया क्या? कैसे आवाज उठी कि नहीं ओवैसी साहब की सदारत से हम लोग को इनकार है? कैसे आवाज उठी है? जिस दिन आवाज उठेगी तो उस दिन हम लोग देखेंगे इंशाअल्लाह। जी 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 जनाब अख्तर, आवाज ही नहीं उठी है। आवाम भी उसे कबूल कर रहे हैं, पार्टी के जिम्मेदार भी उसको कबूल कर रहे हैं, तो इसमें कहां से सवाल पैदा होता है? ठीक साहब, आपने हमें याद किया,
बहुत बहुत शुक्रिया। जनाब अख्तरुल ईमान साहब, आपने जिस बेबाकी और खुले अंदाज में हमारे सवालों का जवाब दिए उसके लिए सियासी अड्डा आपकी दिल से शुक्रगुजार है। सियासत में सवाल पूछना आसान है, लेकिन सवालों का सामना करके बेबाकी से जवाब देना हर किसी के बस की बात नहीं होती। दोस्तों, अब सवाल आपसे है, क्या 2030 सुनिए जनाब आली जी जनाब आली सुनिए, बोलिए बोलिए। आईन जवामर्दा हक कोई वो बेबाकी जी, अल्लाह के शेरों को आती नहीं रुबाही। माशाल्लाह। आईन के लोगों से बात करके देखिएगा, हमारा कोई ढका छुपा मंसूबा नहीं है। बेशक जवाब देने में दिक्कत बेशक। दोस्तों, अब सवाल आपसे है, क्या 2030 के बिहार विधानसभा चुनाव तक एआईएमआईएम अपनी मौजूदा सियासी ताकत को एक बड़े राजनीतिक विकल्प में बदल पाएगी? आपकी राय क्या है? कमेंट में सिर्फ अपनी राय नहीं बल्कि वजह के साथ जवाब जरूर दीजिए। और अगर आपको ऐसे ही बेबाक सवाल, सीधे जवाब और सियासत की अंदरूनी तस्वीर देखने सुनने में दिलचस्पी है तो सियासी अड्डा को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर फॉलो करें और इस इंटरव्यू को अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं, क्योंकि यहां सवाल भी जनता के होंगे और आवाज भी जनता की होगी। मैं हूं जिया और आप देख रहे थे सियासी अड्डा।